हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। मैं अबू तैयब और आप देख रहे हैं दी बेबीलोन चैनल। आज हम बात करेंगे हमारे देश में चल रही फार्मर्स प्रोटेस्ट के बारे में कि किसानों को इन कानूनों से इतनी परेशानी क्यों है, क्यों सरकार इन किसानों को दिल्ली आने नहीं दे रही थी, क्या इन लॉज को अनपार्लियामेंट्री तरीके से पास किया गया है। आइए बात करते हैं इन तमाम सवालात पर। 5 जून 2020 को सरकार इन कानूनों को ऑर्डिनेंस द्वारा लाई थी। ऑर्डिनेंस यानी एक टेम्पररी लेजिस्लेशन पावर है जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास होता है और इसे तब एक्सरसाइज किया जा सकता है जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो। किसी ऑर्डिनेंस को परमानेंट लॉ बनने के लिए उसे पार्लियामेंट में मेजॉरिटी वोटिंग के साथ पास करवाना आवश्यक है। इसीलिए 14 सितंबर को यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर 3 बिल्स को पार्लियामेंट में पेश किए थे, जिसे 17 सितंबर को लोकसभा से पास कर दिया गया और 20 सितंबर को ये बिल्स 9:38 में राज्यसभा में पेश किया गया और उसके बाद जबरदस्त बहस हुई। उसी दौरान राज्यसभा के डिप्टी स्पीकर ने बिना किसी संसदीय तरीके से राज्यसभा के टाइमिंग को 1 बजे से 2:30 बजे तक कर दिया और वॉइस वोटिंग के जरिए ये बिल्स को पास करवाया गया, जबकि बहुत सारे राज्यसभा के मेंबर ऑटोमेटिक वोट रिकॉर्डिंग की मांग कर रहे थे। तब डिप्टी स्पीकर की जिम्मेदारी यह था कि वे उन सांसदों को सुनकर उनके बताए हुए तरीके से वोटिंग करवाए। अगर वे उन सांसदों के बताए हुए तरीके से वोटिंग करवाते तो शायद ये बिल्स राज्यसभा से पास नहीं हो पाती और ना ही कानून बन पाती। 26 नवंबर को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अपना एक्शन दे दिया और ये तीनों बिल्स कानून बन गए। पहला कानून है फार्मर्स ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट। दूसरा कानून है फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट और तीसरा कानून है एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट। इन कानूनों को बहुत क्रिटिसाइज किया गया। इनमें से 2 महत्वपूर्ण क्रिटिसिज्म आपको भी दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले दिखाना चाहूँगा कि कांग्रेस एमपी केसी वेणुगोपाल ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि हमारी पार्टी इन बिल्स को अपोज करती है और सरकार इन बिल्स के जरिए किसानों को डिस्ट्रॉय करना चाहती है और कॉर्पोरेट सेक्टर की मदद करना चाहती है। एटलीस्ट सरकार को चाहिए था कि इन बिल्स को सिलेक्ट कमिटी से कंसर्न करवाए। अब देखते हैं कि दूसरी कमेंट जो कि लीडर ऑफ द अपोजिशन इन राज्यसभा गुलाम नबी आज़ाद ने किया था। उन्होंने कहा कि इन बिल्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनली पास किया गया, इसे वापस लेना चाहिए। उन्होंने आगे ये भी कहा कि इन बिल्स को इंट्रोड्यूस करने से पहले सरकार को चाहिए था ऑल पॉलिटिकल पार्टीज और फार्मर लीडर्स के साथ बात। अब देखते हैं कि ये 3 कानून क्या कहता है। सबसे पहला कानून है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट। इसमें यह बताया गया कि फार्मर्स अपने प्रोड्यूस को कहीं पे भी बेच सकता है, ओपन मार्केट में या एपीएमसी मंडी में, या फिर एक स्टेट से दूसरी स्टेट्स में अपना अनाज बेच सकता है और इस पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। दूसरी कानून है फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट। इसमें एक लीगल एग्रीमेंट के बारे में बताया गया जो कि फार्मर और बायर्स के बीच में होगा और इस एग्रीमेंट का मकसद ये है कि फार्मर्स को अपने प्रोड्यूस के फेयर प्राइस मिल सके। इस लॉ के जरिए बायर्स किसान को सलाह भी दे सकता है कि किस तरह का क्रॉप्स उगाना है और वो चाहे तो इकोनॉमिकली असिस्ट भी कर सकता है। इस लॉ के थ्रू अब तक चल रही थी एमएसपी के प्रोविजन को कम्प्लीटली रिमूव कर दिया गया, जिसकी वजह से किसान समुदाय नाराज है। सरकार की कहना है कि देश भर में एमएसपी से सिर्फ 8% किसानों की मदद मिलती है, वो भी सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसानों को। सरकार यह भी कहती है कि उसे सालाना 90,000 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि एमएसपी के अंडर किसानों से महंगे प्राइस में सामान खरीदा जाता है
और इन्हें बहुत कम पैसे में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में सप्लाई देना पड़ता है। सरकार यह भी कहती है कि सालाना 90% सामान खराब हो जाता है क्योंकि हमारे देश में प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी की कमी है। बढ़ते हैं अगले कानून की ओर। एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट यह कोई नया कानून नहीं है, बल्कि यह एक पुराना कानून है जिसे 1955 में बनाया गया। इस बार इस कानून में कुछ बदलाव किया गया और इस बदलाव के तहत सीरियल, पल्सेस, ऑयलसीड, एडिबल ऑयल, ओनियन और पोटैटोज को एसेंशियल कमोडिटीज के लिस्ट से रिमूव कर दिया गया और तब से उन चीज़ों का प्राइस भी इंक्रीज होने लगी है, क्योंकि जब भी कोई चीज़ एसेंशियल कमोडिटीज से रिमूव किया जाता है तब उन चीज़ पर प्राइस कंट्रोल, डिस्ट्रीब्यूशन और सप्लाई सरकार के अंडर नहीं होती है। इस कानून में एसेंशियल कमोडिटीज के कोई खास परिभाषा नहीं बताया गया, फिर भी यह कहा गया कि यह एक एसेंशियल कमोडिटीज के लिस्ट है जिसमें से सरकार लगातार कुछ आइटम्स को ऐड और रिमूव करती रहती है। इस लिस्ट में जितने भी सामान आते हैं या प्रोडक्ट्स आते हैं उन सब के कंट्रोल सरकार के हाथ में होती है, इसलिए उन चीज़ का प्राइस बहुत कम रहता है। सरकार की कहना है कि इससे होर्डिंग की प्रॉब्लम को रोका जा सकता है, तो दूसरी तरफ जनता कह रही है कि इससे बड़े बड़े ट्रेडर्स और बिजनेसमैन को फ़ायदा होगा, क्योंकि इनके पास प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटी है जिसमें वे ऑनियंस, पोटैटो, एडिबल ऑयल्स जैसी सामानों को स्टोरेज करके रख सकते हैं और जब आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट होगा उस डिमांड को वही लोग फिलअप कर पाएंगे जिनके पास प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटी हो। अब बात करते हैं कि प्रोटेस्ट रैली की शुरुआत कैसी हुई। यह प्रोटेस्ट सबसे पहले पंजाब और हरियाणा में हुई थी। इसमें शामिल है बच्चे, औरत, युवा वर्ग, बुजुर्ग तथा विकलांग भी। 10 सितंबर को हरियाणा के किसान हरियाणा सरकार से परमिशन मांगे प्रोटेस्ट रैली निकालने के लिए, लेकिन हरियाणा की बीजेपी गवर्नमेंट ने साफ साफ मना कर दिया और कहा कि अभी कोविड-19 का दौर है, इसीलिए कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकता। फिर भी 100 से ज़्यादा किसान इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लिए और अपने ट्रैक्टर्स के साथ आए हुए थे, इसीलिए इसे ट्रैक्टर प्रोटेस्ट भी कहा गया। 24 सितंबर को पंजाब में रेल रोको अभियान की शुरुआत हुई थी, जो कि 26 सितंबर तक चलनी थी, लेकिन उस डेट को फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया। 23 नवंबर को इसे विड्रॉ कर दिया गया और एक नया अभियान दिल्ली चलो कैंपेन की शुरुआत की गई। यहाँ तक प्रोटेस्ट बिल्कुल पीसफुली चल रही थी, लेकिन 26 और 27 नवंबर को काफ़ी पुलिस ब्रुटलिटी हुई थी। कहीं पर वाटर कैनल्स द्वारा पानी की बौछार की जा रही थी, तो कहीं पर लाठीचार्ज देखने को मिली। उसके अलावा आंसू गैस की गोला भी फेंकी जा रही थी। इस कैंपेन में देश भर में 420 किसान संगठनों ने संयुक्त किसान मोर्चा के अधीन इकट्ठा हुए और दिल्ली कूच करने के इरादे से चल पड़े। इसमें शामिल थे मुख्य रूप से पंजाब और हरियाणा के किसान। उसके अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी और उत्तराखंड के किसान भी शामिल थे। इस मार्च में शामिल किसान जब हरियाणा बॉर्डर आए तब हरियाणा पुलिस इन्हें रोकने की पूरी कोशिश की, मगर नहीं रोक पाई। आखिरकार किसान सिंगू बॉर्डर और खनरी बॉर्डर होते हुए हरियाणा पहुंच गए। उसके बाद जब वे दिल्ली बॉर्डर पे पहुंचे तब दिल्ली पुलिस ने भी उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की, मगर नहीं रोक पाई और किसान सिंगू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर होते हुए दिल्ली पहुंचने में कामयाब रहे। सरकार इसलिए किसानों को दिल्ली आने नहीं दे रही थी क्योंकि दिल्ली को इंटरनेशनल मीडिया भी कवरेज करती है और फिर यहाँ से देश और दुनिया में खबरें तेजी के साथ फैलती है। 27 नवंबर को दिल्ली पुलिस ने सरकार से नो स्टेडियम देने के लिए कहा था, ताकि प्रोटेस्ट में शामिल इन किसानों को टेम्पररी जेल में बंद कर दिया जाए। लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सरकार ने साफ साफ मना कर दिया। फिर भी इस प्रोटेस्ट में हजारों लोगों को अरेस्ट किया गया।
अब तक सरकार और किसानों के बीच 5 राउंड टॉक्स हो चुकी है, जिसका कोई कंस्ट्रक्टिव रिजल्ट नहीं निकला है। हाल ही में हुई 9 दिसंबर को एक मीटिंग में सरकार की तरफ से ये कहा गया कि हम एमएसपी के प्रोविज़न को रद्द नहीं करेंगे। फिर भी किसानों ने इस प्रपोजल को मानने से इनकार कर दिया और कहा कि हम अब इन कानूनों को ख़त्म कराने से कम पर बात नहीं करेंगे। साथ ही 14 दिसंबर को उन्होंने जिला मुख्यालय पर देश भर में लॉकडाउन का ऐलान किया है और अपील किया है कि इंडस्ट्रियलिस्ट अंबानी और अदानी से जुड़े खाद्य प्रोडक्ट्स की बॉयकॉट किया जाए। तो दोस्तों, यह है फार्मर्स प्रोटेस्ट, जिसे वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोटेस्ट इन द वर्ल्ड माना जा रहा है, जिसमें 250 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों ने हिस्सा लिया है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारा काम पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ ही बेल बटन दबाइएगा, ताकि हर अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।